अभी का जो ज्वलंत इशू है जीएसटीआर 2A में जो बिल्स नहीं आ रहे हैं उनके इनपुट का क्या होगा, उनके रिफंड का क्या होगा दोस्तों, उसी के लिए मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है आपको ये सारी छोटी से छोटी चीज़ें क्लियरिफाई करने की, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। आइए दोस्तों उसके बारे में आज डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों सर्कुलर नंबर 125 की, जो कि 18 नवंबर 2019 को आया दोस्तों। ये सर्कुलर आया कि रिफंड प्रोसेस को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए उसमें पैरा 36 है, उसमें गाइडलाइंस दी कि अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड लेने की गाइडलाइंस दी। तो पैरा 31 बोलता है दोस्तों कि जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अपना अनयूटिलाइज्ड है उसका रिफंड लेने जाते हैं, उस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है अपना, जो अपने को रिफंड देगा, वो क्या देखेगा, उस वहाँ पे अपने को क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे हमें दोस्तों। एक तो जीएसटीआर 2A की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। तो जीएसटीआर 2A में जो इनवॉइस आ रहे हैं उस इनपुट का हमें रिफंड मिल जाएगा। साथ में उन्होंने एक ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाई उसमें कि रूल 36(4) में जो कंडीशन है वो भी साथ में इम्पोज होगी उस रिफंड पे। मतलब कि जो 20% और 10% वाला इशू है कि आपके 2A में जो अमाउंट आ रहा है उससे 20% और 10%, जो पीरियड अपना चेंज हो गया नवंबर, जब नवंबर में आया नवंबर 19 में तब 20% और जनवरी में 10%, वो रेस्ट्रिक्शन भी हम देखेंगे। बट साथ में नीचे इन्होंने एक चीज़ और लिख दी कि सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस इन रिलेशन टू विच द रिफंड ऑफ आईटीसी इज बीइंग क्लेम्ड एंड विच आर डिक्लेयर्ड एज एलिजिबल आईटीसी for ITC in Annexure B but which are not populated in Form GSTR 2A shall be uploaded by the applicant along with the application in Form GSTR RFD 01। तो नट सेल में इस पैरा में क्या बोला उन्होंने कि आपको जो हम रिफंड देंगे उसके लिए आपको 2A की कॉपी लगानी है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ बोली कि रिफंड हम 36(4) के अकॉर्डिंगली देंगे। बट नीचे कन्फ्यूजन क्रिएट इन्होंने ये कर दिया कि अगर आपने कोई बिल नहीं अपलोड हो रहा है, आपका कोई बिल, आपको उस बिल की भी कॉपी देनी पड़ेगी। मतलब इससे क्या करक्स निकल के आ रहा है, इससे करक्स निकल के ये आ रहा है कि अगर 2A में बिल नहीं भी आ रहा है तो भी अपने को रिफंड मिल जाएगा। ये एक डाउट, ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। 2 लाइन बोल रही है कि मिल जाना चाहिए, 2 लाइन बोल रही है कि रिफंड नहीं मिलना चाहिए। तो विडम्बना देखो, जनरली सर्कुलर आते हैं सेक्शंस को, प्रोविजंस को क्लियरिफाई करने के लिए, बट सरकार को एक सर्कुलर लाना पड़ा पिछले सर्कुलर को क्लियरिफाई करने के लिए। तो पहले जो सर्कुलर था 125, उसमें क्या कन्फ्यूजन रहा दोस्तों, उसके पैरा 36 से ये कन्फ्यूजन निकल के आता है कि द रिफंड ऑफ आईटीसी availed in respect of invoices not reflected in Form GSTR 2A was also admissible and copies of such invoices were required to be uploaded। ये अपन बात कर रहे हैं सर्कुलर नंबर 135, जो सर्कुलर नंबर 125 को क्लियरिफाई करने के लिए ले आया। हम पैरा 5.1 में है। तो क्या बोल रहा है वो कि 2A में अगर कोई बिल नहीं था, वो बिल अपन दे रहे हैं रिफंड एप्लीकेशन के साथ, उसका भी रिफंड मिल जाएगा, जो कि सर्कुलर 125 से ऐसा करक्स निकल के आ रहा था। बट गवर्नमेंट ने इसको एग्जामिन किया और क्या डिसाइड किया, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द रिफंड ऑफ द accumulated ITC shall be restricted to the ITC as per those invoices the details of which are uploaded by the supplier in Form GSTR 1 and are reflected in Form GSTR 2A of the applicant। Accordingly, Para 36 of the circular number 125 dated 18th November 2019 stand modified to the extent। तो उन्होंने Para 36 को मॉडिफाई कर दिया कि भैया आपका GSTR 2A में जितने इनवॉइसेस आ रहे हैं उसी का हम आपको रिफंड देंगे, उसके अलावा हम आपको रिफंड नहीं देंगे। अब दोस्तों, अब आपको एक क्वेश्चन इसमें आपका एक होना चाहिए, एक क्वेरी ये आनी चाहिए दोस्तों कि क्या ये सर्कुलर नंबर 135 और 125 को कम्युलेटिवली पढ़ते हैं, क्या ये सर्कुलर रूल 36(4) को ओवरराइड कर रहे हैं? क्योंकि रूल 36(4) क्या बोलता है, हम आपको 20% और 10% एक्स्ट्रा इनपुट देंगे प्रोविजनल बेसिस पे। जो इनवॉइस अपीयर हो रहे हैं GSTR 2A में, उनके अलावा हम आपको 20 और 10% एक्स्ट्रा इनपुट देंगे। जबकि सर्कुलर जो अपने अभी डिस्कस किए 135 और 125, दोनों सर्कुलर जो हमने डिस्कस किए, इन दोनों का कंसोलिडेटेड वर्जन क्या बोलता है कि हम आपको रिफंड उसी बिल का देंगे, उन्हीं बिल्स का देंगे, उन्हीं इनपुट्स का देंगे
जो आपको GSTR 2A में दिख रहा है। उसके अलावा हम आपको रिफंड नहीं देने वाले हैं। तो डेफिनेटली 36(4) के रूल 36(4) के कॉन्ट्रेरी है ये सर्कुलर। तो दोस्तों इस केस में क्या लीगल वैलिडिटी होगी ऐसे सर्कुलर की? अगर वो सर्कुलर नल एंड वॉइड है तब तो हमें 20 और 10% एक्स्ट्रा रिफंड भी मिलना चाहिए जो हमें दिख रहा है GSTR 2A में इनपुट। तो क्या वो सर्कुलर वैलिड है या नहीं है, ये अपन एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे विद सर्टेन सेट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ केस लॉस। उससे पहले अपन बात करते हैं कि क्या 36(4) क्या रूल 36(4) वैलिड है या नहीं है। अगर रूल 36(4) वैलिड ही नहीं है तब तो ये बात ही सारी खत्म हो जाएगी। रूल 36(4) की वैलिडिटी के लिए हम कुछ एक स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों सर्कुलर नंबर 123। सर्कुलर नंबर 123 जो इशू हुआ 2019 में, उसका पैरा 3 क्या बोलता है कि कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी फॉर द ITC that may be availed by the recipient shall continue to be governed as per the provision of chapter 5 of the CGST Act and rules made thereunder। क्या बोल रहा है ये कि ITC क्लेम करने की, अवेल करने की जो कंडीशन और एलिजिबिलिटी है वो किससे गवर्न होएगी? अभी भी वो चैप्टर 5 से गवर्न होएगी। चैप्टर 5 आपका क्या बोलता है? चैप्टर 5 रिलेटेड है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, जो कि सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 21 को कवर करता है दोस्तों। अब अपन देखते हैं थर्ड पेज में सेक्शन 16। सेक्शन 16 में 1 और 2 बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशन। स्पेसिफिकली सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 जो बोलता है वो 4 कंडीशन बोलता है। एक कंडीशन बोलता है कि आपको बिल्स रिसीव हो गए हो, दूसरा बोलता है आपको गुड्स और सर्विस रिसीव हो गए हो, तीसरी कंडीशन बोलती है कि आपके सप्लायर ने आपको पेमेंट कर दिया हो, और चौथी कंडीशन बोलती है कि आपने आपकी रिटर्न फाइल कर दी हो। तो जो तीसरी कंडीशन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज C, वो तीसरी कंडीशन जो है दैट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 41 एंड 43A। उसमें कंडीशन क्या डालती है कि दैट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 43A और 41। और 43A इन्होंने अभी तक नोटिफाइड नहीं किया है। 43A उन्होंने CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू लेके आए, बट नोटिफाई उन्होंने नहीं किया है। 41 जो है सेक्शन वो बोलता है प्रोविजनल क्रेडिट की, बट 43A क्या है उसकी हमें थोड़ी सी डिटेल में बात करनी पड़ेगी दोस्तों। सेक्शन 43A बोलता है प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न, एक तो दूसरी बोलता है प्रोसीजर फॉर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न और प्रोसीजर ऑफ अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे बोलता है दोस्तों? सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि सेक्शन 43A नॉटविथस्टैंडिंग से स्टार्ट होता है। वो सेक्शन 16(2), 37, 38 इन सब सेक्शन को ओवरराइड कर देता है दोस्तों। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में कंडीशन दे रखी थी, उन कंडीशन को भी ओवरराइड कर रहा है। मतलब कि ये SEC के बेनिफिट के लिए बनाया गया कि अगर वो कंडीशन में हम देख ही नहीं रहे, आप 43A में कुछ एक चीजें कंप्लीट कर दोगे तो 16(2) की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे ये लोग। तो 43A समहाउ SEC को बेनिफिट देने के लिए है। और ये नई फाइलिंग सिस्टम बताने जा रहा है 43A। उसमें क्या होगा, अगर आपका कोई बिल नहीं दिख रहा है, सप्लाई ने नहीं चढ़ाया, तो आप उसको एड डिलीट मॉडिफाई कर सकते हो दोस्तों। दूसरा इसमें यह भी है, जो 20% कैपिंग की बात करता है वो ये सेक्शन कर रहा है कि अगर सप्लायर ने अपलोड नहीं करी है तो उसके भी एक्स्ट्रा में 20% आपको इनपुट मिल जाएगा दोस्तों। वापस मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि ये सेक्शन 16(2) को ओवरराइड कर रहा है दोस्तों। तो 43A जो कि SEC के बेनिफिशियल के लिए था, अभी तक इन्होंने उसको नोटिफाई ही नहीं किया है उस सेक्शन को। अगर 43A होता तो ये इनपुट वाला इश्यू होता ही नहीं, क्योंकि हम हमारा इनवॉइस चढ़ा देते उसमें, और हमें इसको अगर जो इनवॉइस हमें नहीं दिख रहा वो SEC ऐड मॉडिफाई और डिलीट कर सकता था और उसको उसका इनपुट मिल सकता था दोस्तों। तो ये 43A इन्होंने एप्लीकेबल ही नहीं किया, और रूल 36(4) के थ्रू उन्होंने पीछे के दरवाजे से एंट्री ले ली, जो कि 43A के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, बिल्कुल ही कॉन्ट्रेरी है। तो 36(4) में मैं आपको 4 स्टेप से डिस्कस करते हुए लेके आया। पहला सर्कुलर नंबर 123 जो बोलता था कि भैया इनपुट आपको चैप्टर 6 के से चैप्टर 5 के हिसाब से मिलेगा। चैप्टर 5 शुरू होता था सेक्शन 16 से। सेक्शन 16 में 4 कंडीशन दी थी। एक कंडीशन थी वो 43A के सब्जेक्ट थी कि दैट विल बी सब्जेक्ट टू 43A एंड 41, और 43A जो कि नई रिटर्न सिस्टम का है उसके बारे में बात करता है, जिसको अभी तक उन्होंने नोटिफाई नहीं किया। उसकी जगह रूल 36(4) लेके आ गए एक बैकडोर एंट्री देते हुए। ये सारी चीज विबल सर ने भी अपने वीडियो में डिस्कस करी थी, ये मैं वही चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। आगे कुछ एक एडिशंस करने वाला हूँ दोस्तों मैं। तो 43A
के कॉन्ट्रेरी हो गया रूल 36। तो क्या दोस्तों रूल आपके किसी एक्ट के कॉन्ट्रेरी हो सकते हैं? अगर वो कॉन्ट्रेरी है तो उनकी लीगल वैलिडिटी क्या होगी दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि रूल 36(4) वैलिड है। अगर वो इनवैलिड है तब तो बात ही खत्म हो गई। एक बार के लिए ये मान लेते हैं कि 36(4) वैलिड है। अगर वो वैलिड है तो क्या रूल 36(4) इनवॉइस लेवल मैचिंग की बात करता है या कंसोलिडेट में लेवल मैचिंग की बात करता है? इनवॉइस लेवल और कंसोलिडेट किसकी बात करता है दोस्तों? इसके लिए सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 123। उसमें टेबल नंबर 2 में उन्होंने बोला कि ये जो सर्कुलर है, ये जो सर्कुलर 36(4) के लिए है रूल, वो कंसोलिडेट मैचिंग की बात करता है, इनवॉइस लेवल मैचिंग की बात ही नहीं कर रहा है। The restriction imposed is not supplier wise. The credit available under sub rule 4 or rule 36 is linked to total eligible credit from all supplier against all supply whose details have been uploaded by the supplier. मतलब कि जितने eligible credit थी वो आपके 2A में आ रही है, उसके कंसोलिडेट बेसिस पे हम आपको 20% और 10% एक्स्ट्रा इनपुट देंगे दोस्तों। तो अगेन मैं एक चीज रिपीट करना चाहूंगा यहाँ पे कि रूल 36(4) सर्कुलर नंबर 123 के साथ अगर हम रीड करते हैं तो 20 और 10% एक्स्ट्रा इनपुट की बात करता है दोस्तों। सेकेंडली जो वापस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो क्या है, एकदम वेरी स्टार्टिंग हमने सेकंड स्लाइड में देखा था सर्कुलर नंबर 135, जो कि रिफंड कहां तक अपने को दे रहा था, वो रिफंड रेस्ट्रिक्ट कर रहा था 2A में जितना अमाउंट अपना अपीयर हो रहा है वो। रूल 36 सबसेक्शन 4 और रूल 36 सब रूल 4 रेड विद सर्कुलर नंबर 123 हमें 2A में जितना एलिजिबल अमाउंट आ रहा है उसके 20% एक्स्ट्रा हो या फिर 10% एक्स्ट्रा दे रहा है, जबकि सर्कुलर नंबर 135 हमें केवल 2A में जो अमाउंट आ रहा है वही दे रहा है दोस्तों। क्या तो अगर सर्कुलर जो हमने पहले डिस्कस किया था कि डेफिनेटली ये सर्कुलर है वो रूल के कॉन्ट्ररी है, वहां पे क्वेश्चन मार्क मैंने छोड़ा था कि अगर सर्कुलर रूल के कॉन्ट्ररी होता है, प्रोविजन ऑफ लॉ के कॉन्ट्ररी होता है, पहला ये क्वेश्चन छोड़ा था। दूसरा, अगर रूल एक्ट के कॉन्ट्ररी होता है तो क्या होगा? तो अब उन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बारी आ गई है दोस्तों। व्हाट विल बी द लीगल वैलिडिटी ऑफ ए सर्कुलर इफ इट इज कॉन्ट्ररी टू ए रूल और प्रोविजन ऑफ लॉ? उसकी लीगल वैलिडिटी होगी दोस्तों, वो सर्कुलर जो होगा नल एंड वॉइड होगा। तो अगर सर्कुलर नंबर 135 125 आपके नल एंड वॉइड हो जाते हैं, उस केस में आपको रिफंड पूरा मिल जाएगा दोस्तों। अब नल एंड वॉइड कैसे होंगे दोस्तों? मैंने कुछ केस लॉज इसमें आपके साथ सामने दिख रहे होंगे आपको अपने सामने। प्रिकोट मेरिडियन लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम, ये मद्रास हाई कोर्ट का है। एक सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है दोस्तों, या ये डाउनलोड करना उस केस लॉ को पूरा पढ़ना। कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज बोलपुर वर्सेस रतन मेल्टिंग वायर इंडस्ट्रीज। एक अगेन केरला हाई कोर्ट का है, ऑल केरला एसोसिएशन ऑफ चिट फंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक सुप्रीम कोर्ट का ये टाटा टेली सर्विस लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर। इन सब में क्या डिसाइड हुआ दोस्तों? इन सब में ये डिसाइड हुआ कि सर्कुलर केवल और केवल लॉ को क्लियरिफाई करने के लिए बने हैं, कोई नया लॉ बनाने के लिए नहीं बने हैं। दूसरी, सर्कुलर कोई ऐसी कंडीशन, ऐसी लिमिटेशन इंपोज नहीं कर सकता जो कि स्टैच्यू में है ही नहीं। दूसरा, वो स्टैच्यू के राइट्स को भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। थर्ड, प्रोविजन ऑफ लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं सर्कुलर, ना ही उनके ऊपर जाके वो बात कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं कि if they prevail or they override the express provision of the law, they are contrary to the express provision of the law, they will be null and void. दूसरा, इसमें केस लॉ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, पोलस एंड मैथन वर्सेस कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज का। वो क्या था कि अगर कोई सर्कुलर डाउट क्रिएट कर रहा है, एक से ज्यादा ओपिनियन आ रही है दोस्तों, तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि अगर दो ओपिनियन पॉसिबल है तो assessee should be given the benefit of doubt and the opinion which is in its favor should be given effect to। तो जो assessee के बेनिफिशियरी होती है ओपिनियन वो देनी चाहिए, ना कि जो assessee के बेनिफिशियरी ना हो वो करना चाहिए। तो ये केस लो भी आपके बहुत ही काम आने वाला है और आप इसको पूरा रीड कीजिए, जितने भी केस लॉज है। इसके अलावा भी बहुत सारे केस लॉज है दोस्तों जो बोलते हैं कि सर्कुलर अगर कॉन्ट्ररी है तो वो नल एंड वॉइड होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों,
जो हमने लास्ट की स्लाइड्स में छोड़ा था कि अगर रूल एक्ट के कॉन्ट्रेरी है तो क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल होते क्या है, रूल डिफाइन कहाँ है दोस्तों। तो जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 में ये बोला गया है, रूल शैल मीन ए रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ ए पावर कन्फर्ड बाय एनी एनेक्टमेंट एंड शैल इंक्लूड ए रेगुलेशन मेड एज ए रूल अंडर एनी एनेक्टमेंट। एक बार रेगुलेशन को लिए भूल जाते हैं, पहली लाइन को देखते हैं, शैल मीन ए रूल मेड इन एक्सरसाइज ऑफ ए पावर कन्फर्ड बाय एनेक्टमेंट। किसी एनेक्टमेंट मतलब किसी एक्ट में कोई पावर दिया गया है उसके तहत रूल बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब सीजीएसटी रूल कहां से बने, तो सेक्शन 164 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एम्पावर टू मेक सीजीएसटी रूल। क्या बोलता है वो सेक्शन 164 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, क्या बोलता है, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कि गवर्नमेंट सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए रूल बना सकती है, और वो भी क्या, विदाउट प्रेजुडिस to the generality of the provision of subsection 1, the government will make rules for all or any matter which by these are required to be prescribed or in respect to which provision are to be or may be made by rules। तो सेक्शन 164 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है रूल बनाने के लिए, और वो रूल क्यों बनाए जाएंगे, कि जो एक्ट के प्रोविजंस है उनको कैरी आउट करने के लिए। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर किसी रूल ने एम्पावर किया है, सॉरी किसी एक्ट ने आपको एम्पावर किया है रूल बनाने के लिए, तो डेफिनेटली दोज रूल्स आर not going to override the provisions of the act, they cannot be contrary to the act, if they are they will be null and void। इस पे भी काफी केस लॉज है दोस्तों कि अगर रूल कॉन्ट्ररी है तो वो नल एंड वॉइड घोषित हुए हैं। तो हमने अभी तक ये सारा डिस्कस किया, उसमें देखा कि सर्कुलर कॉन्ट्ररी है आपके प्रोविजन ऑफ लॉ के, दैट विल बी नल एंड वॉइड। रूल आपके कॉन्ट्ररी है एक्ट के, दैट विल बी नल एंड वॉइड। अगर बाई चांस 36(4) नल एंड वॉइड नहीं भी हो पाता है तो जो सर्कुलर 135 वो 100% नल वॉइड होगा, और आपको एटलीस्ट उस अमाउंट का रिफंड मिल जाना चाहिए जो नहीं आ रहा है, और वो 20 और 10% तक है दोस्तों। फाइनल जो मेरा इस सबमिशन है वो क्या है दोस्तों, जो सर्कुलर है आपका 135 वो एक्सटेंडेबल ही नहीं है। तो अगर आपके केस में ऐसा हो रहा है, आपका अमाउंट बड़ा है दोस्तों, तो यू मस्ट चैलेंज योर केस बिफोर द ट्रिब्यूनल एंड द हाई कोर्ट। डेफिनेटली आप वो केस जीतने की बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों आपके। दूसरा, इसमें आपको एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ रही होगी कि जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि नवंबर 2019 से पहले के जो इनपुट है उस पर भी वो ये रूल अप्लाई कर रहे हैं 20% और 10% वाला, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो आया ही नवंबर 2019 के बाद है। उसके अलावा दोस्तों ये जो सर्कुलर्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए बाइंडिंग होती है, वो कोर्ट के लिए या असीसी के लिए बाइंडिंग नहीं होती है दोस्तों। तो असीसी इज ऑलवेज एट ए डिस्क्रिशन टू अडॉप्ट द सेम टू द एक्सटेंट इट स्टैंड बेनिफिशियल टू देम। तो असीसी को जहां तक वो बेनिफिशियल लगते हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको अप्लाई करने की अपने पे जरूरत नहीं है अगर वो आपको बेनिफिशियल नहीं है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कुछ समझ आई हो, कुछ आपके चीज़ें क्लियर हुई हो, तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और डेफिनेटली अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर वो डाउट अपना डालिए, पूरी कोशिश होगी हमारी तरफ से आपका वो डाउट क्लियर करने की। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।